वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की जो हमारी सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके क्रम में हमने कई वीडियो डाले हैं। आज का हमारा वीडियो है आंशिक साम्य और सामान्य साम्य में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आंशिक साम्य और सामान्य साम्य में अंतर। तो आइए इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। उससे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं, नोट्स बनाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आंशिक संतुलन एवं सामान्य संतुलन में अंतर। इसमें हम तुलना के 7 बिंदु देंगे कि क्या क्या तुलना में अंतर होता है। यह हमारी न्यू सीरीज चल रही है संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की। आइए देखते हैं। तो इस साइड में मैंने लिया है आंशिक संतुलन और दूसरी साइड में मैंने लिया है सामान्य संतुलन। सबसे पहला अंतर, आंशिक संतुलन का प्रतिपादन एल्फ्रेड मार्शल ने किया था, जबकि सामान्य संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? लियोन वॉलरस ने। आप देख सकते हैं ये श्रीमान एल्फ्रेड मार्शल जी हैं, जिनकी फोटो यहाँ है, एल्फ्रेड मार्शल। और ये हैं मैरी एस्प्रिट लियोन वालरस की फोटो, जिन्होंने सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्या होता है आंशिक संतुलन? इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के किसी अंग अथवा विशिष्ट इकाई के साम्य से। अर्थात आंशिक साम्य में हम क्या करते हैं? किसी स्पेशल इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं, किसी विशिष्ट इकाई के संतुलन की चर्चा करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन की चर्चा नहीं करते हैं। जबकि सामान्य संतुलन में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साम्य की या संतुलन की चर्चा करते हैं। तो सामान्य संतुलन अर्थव्यवस्था के संतुलन को कहते हैं, जबकि आंशिक संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो संतुलन होता है उसे हम आंशिक संतुलन के रूप में जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा अंतर आंशिक संतुलन क्या है? इसके अंतर्गत एक बार में किसी एक बाजार, वस्तु बाजार हो, श्रम बाजार हो या पूंजी बाजार के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। जबकि सामान्य संतुलन में इसके अंतर्गत सभी बाजारों, वस्तु बाजार, श्रम बाजार, पूंजी बाजार में एक साथ संतुलन का अध्ययन किया जाता है। अब ये वस्तु बाजार क्या होते हैं? जहां वस्तु का निर्धारण होता है, उसकी कीमत का निर्धारण होता है। श्रम बाजार में श्रम की कीमत का निर्धारण होता है और पूंजी बाजार में पूंजी की कीमत का निर्धारण होता है। चौथा अंतर देखते हैं हम कि आंशिक संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधि है। ध्यान दें, आंशिक संतुलन किसकी विधि है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधि है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के समस्त संतुलन आंशिक संतुलन ही कहलाते हैं। आप जितने भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन पढ़ेंगे, चाहे ये आप देख सकते हैं डिमांड वक्र ने सप्लाई वक्र को काटा और यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया। कीमत कितनी निर्धारित हुई? 4 रुपए, और मात्रा कितनी निर्धारित हुई संतुलन की? 200। तो ये ऐसे जितने भी संतुलन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, उन सबको हम आंशिक संतुलन के रूप में जानते हैं। जबकि सामान्य संतुलन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधि है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी समस्त संतुलन हैं, उन्हें हम सामान्य संतुलन के रूप में जानते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन कैसे होता है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहां बराबर हो। अच्छा, खास बात, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन कैसे हो रहा था? आप देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की शर्त थी डी बराबर SS, यानी कि मांग और पूर्ति जहां बराबर हो। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की क्या शर्त है? AD बराबर AS, अर्थात जहां समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। तो यहां तो ये DD और SS एक व्यक्तिगत थे, जबकि यहां क्या है? समग्र लग गया। समग्र का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन से है। तो आप देख सकते हैं ये AD वक्र है, एग्रीगेट डिमांड वक्र, और ये AS वक्र है, एग्रीगेट सप्लाई वक्र। दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा है? यहां पर। तो जहां इन्होंने ये काटा है, इसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस रूप में जानते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम से जब हम नीचे लाइन खींचते हैं तो ये हमारी संतुलन में राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हम सामान्य संतुलन की चर्चा करते हैं। ठीक,
ये है सामान्य संतुलन का बिंदु, जबकि ये है आंशिक संतुलन का बिंदु। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पांचवा बिंदु क्या आता है आंशिक संतुलन का। यह विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है। क्यों है सरल? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उनका अध्ययन करना संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से आसान है, इसलिए। जबकि सामान्य संतुलन में क्या होता है, ये विश्लेषण जटिल है। क्यों है जटिल? क्योंकि आप एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो। तो जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो कितनी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, इस कारण से ये विश्लेषण क्या बन जाता है, जटिल, कठिन। अब छठा पॉइंट देखते हैं आंशिक संतुलन में। इसमें व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है, जबकि सामान्य संतुलन में यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान उपलब्ध कराता है। अब देखिए क्या होता है व्यक्तिगत समस्या, मतलब ये क्या करता है कि मांग और पूर्ति के माध्यम से क्या किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, आंशिक संतुलन के माध्यम से। आंशिक संतुलन के तहत वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है और उत्पादन के साधनों की कीमत का भी निर्धारण किया जाता है, उत्पादन के साधन की कीमत का भी निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या काम होता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ कीमत का निर्धारण किया, यहाँ साधन की कीमत का निर्धारण किया, ठीक, इस तरह से काम होता है। जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, जैसे रोजगार की समस्या है जो संपूर्ण देश से संबंधित है, जनसंख्या की समस्या है, ये भी क्या है, संपूर्ण देश की समस्या है। इसके अलावा गरीबी की समस्या है, गरीबी की समस्या भी पूरे देश की समस्या है। तो इन ऐसी समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, संपूर्ण देश से है, उन समस्याओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं हम सामान्य संतुलन में। इन समस्याओं का अध्ययन हम सामान्य संतुलन में करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 6 पॉइंट हो गए हमारे। अब हमारा 7वां पॉइंट है आंशिक संतुलन का। इसके प्रमुख उपकरण मांग एवं पूर्ति है। आंशिक संतुलन में हम क्या करते रहते हैं संतुलन के लिए, इसके टूल कौन से हैं आंशिक संतुलन के? इसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई अर्थात मांग बराबर पूर्ति के द्वारा इसमें सारा कार्य होता है। चाहे वस्तु की कीमत का निर्धारण करें, चाहे हम साधन की कीमत का निर्धारण करें, लेकिन इसमें टूल्स कौन से काम आते हैं, मांग और पूर्ति। जबकि सामान्य संतुलन में कौन से टूल काम आ रहे हैं, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। ठीक है, ये इसके टूल होते हैं। अब देखिए अंतर देखिए ना आप, यहां तो मांग और पूर्ति थे, जबकि यहां समग्र शब्द जुड़ गया है। दोनों में है तो वही मांग और पूर्ति, लेकिन समग्र शब्द के साथ। तो समग्र का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। तो इसलिए सामान्य संतुलन के जो उपकरण हैं वो एडी और एएस हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो उपकरण हैं वो हैं डीडी और एसएस। ये ध्यान रखना, डीडी एसएस व्यष्टि अर्थशास्त्र के टूल्स हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के टूल्स एडी और एएस हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण समझ में आया होगा, ये अंतर समझ में आया होगा। आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन का हमने ये टॉपिक देखा है और इसमें हमने डिटेल के साथ ये जाना कि आंशिक संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है और सामान्य संतुलन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और आपकी कोई अगर प्रॉब्लम हो इस टॉपिक को लेकर तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा सेटिस्फाई करने की, जवाब देने की। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आपको और अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।